हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की क्लास चल रही है, हम इसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अगली क्लास है पॉलिटी की। धीरे धीरे ऐसे ही पॉलिटी को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसके बाद दो चार क्लास और लेंगे जो कंसेप्चुअल क्लास बचेंगी, जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन, एक सेशन क्वेश्चन को लेकर आएंगे कि आपसे यहाँ क्वेश्चन कराए जाएंगे, हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, जो पिछले सालों के पीसीएस के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हम देखेंगे कि वो किस तरीके से कोरिलेट करते हैं और वो कितना हमारी जो क्लास हुई हैं उनसे हम कितना सीख पाए हैं, और उसके सीखने के बाद हम उन क्वेश्चनों को कितना टैकल कर लेते हैं, ये ज़रूरी हो जाता है। तो पढ़ने के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन सेशन रखा करेंगे, लाइव रखेंगे उसको, और आपको विस्तार से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सरकार को देखा था, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, हमने ये देखा था। सरकार, हम पढ़ रहे थे सरकार या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हमने हमने पढ़ा गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। हमने गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा। एक है बेस ऑन वर्क और बेस ऑन स्ट्रक्चर। तो वर्क के आधार पर हमने सरकारों को कल पढ़ लिया था। हमने वर्क के आधार पर हमने वर्क के आधार पर सरकारों को पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या क्या सरकारें पढ़ी थी? इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, और क्या पढ़ा था? माइनॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, और एक था उसमें जॉइंट गवर्नमेंट। एक था उसमें जॉइंट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके बारे में ही पढ़ा और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अर्थात सरकारों के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये सभी सरकारों की बात नहीं कर रहे, हम लोकतांत्रिक सरकारों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो लोकतांत्रिक सरकारें कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, ये दो प्रकार की सरकारें हैं लोकतांत्रिक, दो प्रकार की। एक होती है समकक्ष सरकार, समकक्ष। एक होती है समकक्ष सरकार। समकक्ष सरकार का मतलब होता है कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेटिव कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट समकक्ष। समकक्ष का मतलब जब सरकारें एक दूसरे के समकक्ष हों। इसे समझेंगे कैसे, आगे कैसे समकक्ष होती हैं, बिल्कुल इस पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसे समझिए समकक्ष कोऑर्डिनेट, यानी कि जब मिलजुल कर काम करें, दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, कोई किसी के अंडर में काम नहीं करता, दोनों के अधिकार बटे 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 हुए होते हैं। तो ऐसी सरकारों को क्या कहते हैं? समकक्ष सरकार, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी प्रकार की सरकारें होती हैं, उन्हें कहते हैं अधीनस्थ सरकार। अधीनस्थ सरकार, अधीनस्थ सरकार का मतलब होता है, देखिए अधीनस्थ सरकार का क्या मतलब है, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिव सरकार। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब है जब एक सरकार दूसरे सरकार के अंडर काम करे, तो उसे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है इनका, सबऑर्डिनेट का और कोऑर्डिनेट का। यहाँ देखिए भारत में जो सरकार का स्ट्रक्चर है, ये दुनिया में अधिकतर सरकारों के स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। देखिए ये सरकार है, यहाँ केंद्र होगा सबसे ऊपर, फिर राज्य होते हैं, और फिर लोअर बॉडी होती है जो अधीनस्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अधीनस्थ इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं हम, या लोअर बॉडी भी कह सकते हैं आप इसे। या अधीनस्थ सरकार यानी कि छोटी, जैसे ग्राम पंचायत है या पंचायत सिस्टम है, जो नीचे राज्यों के नीचे होते हैं। तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। सबसे ऊपर केंद्र को रखा जाता है, केंद्र के नीचे राज्यों को। ये नीचे और ऊपर का क्या मतलब है? देखिए केंद्र होता है, एक राज्य है,
एक राज्य है। तो राज्य का मतलब किसी प्रदेश से नहीं, राज्य का मतलब भारत से समझिए या किसी देश से समझिए। राज्य यानी कि या राष्ट्र समझ लीजिए इसे, कोई राष्ट्र है या कोई देश है या कोई राज्य है, उसमें एक सेंटर होता है। सेंटर यानी कि एक सरकार ऐसी होती है जो पूरे राज्य को कंट्रोल में करती है या उसके पूरे राज्य के लिए अधिकार होते हैं। तो जैसे भारत में केंद्र की सरकार है तो उसे केंद्र की सरकार कहते हैं, जो पूरे स्टेट को कंट्रोल करती है, पूरे नेशन को कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं केंद्र की सरकार या सेंटर की, या सेंटर की सरकार। ठीक है। फिर इन सरकारों को बांटा जाता है अलग अलग, यानी कि जो राज्य है, ये जो राज्य है इसके छोटे छोटे भाग करके उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या प्रादेशिक सरकार भी कह सकते हैं, प्रोविंस भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की सरकारों को आप क्या कहेंगे? राज्यों की सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे फिर लोकल बॉडी होती है, इसके नीचे फिर लोकल बॉडी होती है। लोकल बॉडी जैसे भारत में पंचायती राज सिस्टम है, वो लोकल बॉडीज कहा जाता है उसे। तो ऐसे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें और नीचे की क्षेत्रीय सरकारें या लोकल बॉडी एक ही बात है। अब देखिए, आपने ये समझ लिया कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। इसे एक बार फिर से समझिए, इसे एक बार फिर से समझिए। केंद्र, राज्य और आपकी क्षेत्रीय, केंद्र, राज्य और आपकी क्षेत्रीय सरकारें तीन स्तर पर होती हैं। अब देखो, एक सरकार ऐसी होती है जिसमें केंद्र को अधिक अधिकार होते हैं, एक सरकार ऐसी होती है जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार होते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, ये क्षेत्रीय स्तर पर होती है। यहां समझिए, एक सरकार ऐसी है जिसमें सारे अधिकार केंद्र के पास हैं, और एक सरकार ऐसी है जिसमें सारे अधिकार राज्यों के पास में है। अब देखिए, मैंने आपको दो प्रकार की सरकार बताया, एक सबऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ सरकारें। किसी देश में, किसी राज्य में ऐसा हो सकता है कि केंद्र को राज्यों के अधीन कर दिया जाए, किसी देश में ऐसा हो सकता है कि राज्यों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए, किसी देश में ऐसा हो सकता है कि केंद्र और राज्य कोई किसी के अधीन नहीं होगा, दोनों बराबर लेवल पर काम करेंगे, उनके अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने अधिकारों में काम करेंगे, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार की सरकारों में बटा हुआ होता है क्या? लोकतांत्रिक सरकारों को। इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सरकार बेस ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि सरकार स्ट्रक्चर के आधार पर। देखिए, मैंने क्या बताया पहले, सबऑर्डिनेट को कर लेते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, इसे कहते हैं अधीनस्थ सरकार, अधीनस्थ सरकार, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, अधीनस्थ सरकार। तो ये सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट, अधीनस्थ सरकार दो प्रकार की होती है। देखिए, पहले इसे लिख लेते हैं, इधर इधर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट, समकक्ष सरकार, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट, समकक्ष सरकार। एक ये हो गई समकक्ष और एक हो गई कोऑर्डिनेट। अब देखिए, ये दो प्रकार की है, ये दो प्रकार की है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब जो किसी के अधीन हो। अब सबऑर्डिनेट में अधीनस्थता कैसे हो सकती है? देखिए, या तो केंद्र के अधीन राज्य को किया जाए, ठीक है, या केंद्र के अधीन राज्य को किया जाए, या राज्य के अधीन, या राज्य के अधीन केंद्र को किया जाए। दो ही तो टाइप हो सकते हैं अधीनस्थ के, क्या तो केंद्र को राज्य के अधीन कर दो या राज्य को केंद्र के अधीन कर दो। एक दो टाइप तो ये हो गई। अच्छा, इस तरफ समकक्षता, समकक्षता में तरीका एक ही होता है, लेकिन कुछ थोड़े से अधिकार दोनों में अलग अलग होने के बावजूद भी किसी को ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा लिखा जाएगा केंद्र और राज्य, और यहाँ भी ऐसा ही लिखा जाएगा केंद्र और राज्य। इसका मतलब क्या है? ये किसी के अधीन नहीं है, ये क्या है? समकक्षता में काम करेंगे दोनों।
तो इस तरफ ऐसा लिखा जाएगा और इस तरफ ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये केंद्र हो गया और ये राज्य, और यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ कैसा बनेगा, यहाँ राज्य लिखा जाएगा और यहाँ केंद्र लिखा जाएगा। अर्थात जब संविधान राज्यों को अधिक शक्ति दे और केंद्र को उसके अधीन कर दे तो ऐसा मॉडल होगा। जब संविधान केंद्र को अधिक शक्ति दे और राज्यों को उनके अधीन कर दे तब ऐसा मॉडल होगा। ठीक है, और वहाँ संविधान क्या कर रहा है, वहाँ दोनों को बराबर बराबर शक्तियाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या किया संविधान ने, यहाँ दोनों को बराबर शक्तियाँ दे दी। तो बराबर बराबर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बराबर, बराबर का मतलब बराबर बराबर वैसे नहीं कि 10 इसको 10 इसको देंगे, नहीं, मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र के पास शक्तियां हैं, इनके पास शक्तियां हैं। केंद्र इसके काम में टांग नहीं अड़ाएगा, राज्य केंद्र के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। सेम बिल्कुल ऐसा ही है, केंद्र राज्यों के काम में टांग नहीं अड़ाएगा और राज्य केंद्र के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। अपने अपने सब्जेक्ट हैं, उन पर काम करिए और अपने लोगों के लिए उनका जीवन सरल बनाइए। तो इसमें देखो क्या होता है, अब यहाँ कुछ एक ऐसा होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बची हुई होती हैं, बची हुई शक्ति, बची हुई शक्ति, बची हुई शक्ति कह लीजिए या अवशिष्ट शक्ति कह लीजिए, अवशिष्ट शक्ति, या इन्हें कहते हैं रेसिडुअल पावर। इन्हें क्या कहते हैं, रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर। अब ये रेसिडुअल पावर के आधार पर ही ये दो टाइप है। जब अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दे दी जाए तो दूसरे प्रकार की सरकार हो जाती है, और जब अवशिष्ट शक्ति राज्यों को दे दी जाए तो दूसरे प्रकार की सरकार हो जाती है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे दोबारा से लिख के। देखिए अभी बस इतना समझिए, एक बार में फिर दोबारा से समझाता हूं। देखो क्या होता है, सरकार अधीनस्थ सरकार समकक्ष, अधीनस्थ और समकक्ष। अब इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझते चलेंगे। देखो अब अधीनस्थ में दो प्रकार की सरकारें हैं। एक होती है यूनिटरी, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। इसे कहते हैं यूनिटरी, यानी कि यूनिटरी का मतलब है जब केंद्रीकरण अधिक हो इसमें, ठीक है। और अधीनस्थ में ही दूसरा टाइप होता है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल इसे कहते हैं परिसंघात्मक, परिसंघात्मक। तो इसे क्या कहेंगे यूनिटरी को, एकात्मक, एकात्मक इसे कहेंगे एकात्मक। तो ये अधीनस्थ है, तो अधीनस्थ में दो टाइप हो गए, यूनिटरी और कॉन्फेडरल, परिसंघात्मक और एकात्मक। अब इधर आ जाओ समकक्ष में। समकक्ष भी दो प्रकार की होती है। समकक्ष में एक होता है यूनियन, यूनियन संघात्मक, इसे कहते हैं संघात्मक। और एक होता है फेडरल, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट, इसे कहते हैं महासंघात्मक, इसे कहते हैं महासंघात्मक। तो ये चार प्रकार की सरकारें हैं। अधीनस्थ में, अधीनस्थ क्या बताया मैंने, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। और ये कौन सी है, समकक्ष। समकक्ष का मतलब क्या है, समकक्ष का मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट। अब देखिए यूनिटरी का मतलब क्या है, एकात्मक। तो अधीनस्थ है तो एकात्मक का मतलब क्या है कि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में दे दी। तो वो कौन हो सकता है, जब एकात्मक सरकार हो तो इसमें क्या होगा, केंद्र ऊपर आ जाएगा। इसमें कहाँ जाएगा, केंद्र ऊपर आ जाएगा और राज्य नीचे आ जाएंगे। अर्थात जब संविधान के द्वारा सारी शक्ति केंद्र को दे दी जाए और ये केंद्र पर निर्भर करे कि वह राज्य को कितनी शक्तियां देगा,
तो ऐसी सरकार को क्या क्या कहते हैं? ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। तो ऐसी सरकार के उदाहरण दुनिया में मिलते हैं। ऐसी सरकार का उदाहरण क्या है? श्रीलंका। ऐसी सरकार का उदाहरण क्या है? श्रीलंका। और आपका ब्रिटेन भी लगभग ऐसी ही सरकार है, ठीक है ना? तो श्रीलंका समझिए, श्रीलंका। अब देखिए कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल इसका उल्टा हो जाएगा। जब संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राज्यों को दे दी जाए, जब संविधान के द्वारा सारी शक्ति राज्यों को दे दी जाए और केंद्र को राज्यों पे निर्भर छोड़ दिया जाए कि वे राज्य केंद्र को कितनी शक्ति ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसी सरकार को परिसंघात्मक या कॉन्फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसे उदाहरण अब नहीं मिलते। स्विट्जरलैंड को ऐसा उदाहरण माना गया, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपना एटीट्यूड या अपना मूड चेंज कर लिया है। इसे स्विट्जरलैंड कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जब कॉमनवेल्थ बना तो कॉमनवेल्थ में भी कुछ इसी प्रकार की सरकारों के गठन किए गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे और बस सारे अधिकार राज्यों को दे दीजिए और आप प्रतीकात्मक रूप से बैठे रहिए, ठीक है। लेकिन फिर अलग अलग देशों ने अपने आप को संप्रभु घोषित कर दिया और वो सिस्टम वहाँ से समाप्त हो गया। तो इसलिए कॉन्फेडरल गवर्नमेंट अब कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलती। स्विट्जरलैंड एकमात्र उदाहरण है। अच्छा, ये ऐसी सरकारें कहाँ पाई जा सकती हैं? ये ऐसी सरकारें वहाँ पाई जाती हैं जहाँ लगभग एक ही जाति के लोग हों या एक ही नस्ल या एक ही भाषा या एक ही धर्म के लोग रहते हों, तो ऐसी सरकारों का गठन करना आसान होता है, ठीक है। देखिए, अगर भारत जैसे देश में जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उसमें सारे अधिकार राज्यों को दे दिए जाएं और केंद्र को उसके अधीन कर दिया जाए, तो अराजकता फैल सकती है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि राज्यों में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा नस्ल के लोग हैं। तो इसलिए ये वाला मॉडल वहाँ चल ही नहीं सकता भारत में। अच्छा, ये भी नहीं चल सकता भारत में। क्यों? ये इसलिए नहीं चल सकता कि अगर सारी ही शक्तियाँ केंद्र को दे दें तो केंद्र भारत की डाइवर्सिटी को समझेगा नहीं, और जब केंद्र डाइवर्सिटी को नहीं समझेगा तो राज्यों के और क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली समस्याओं को परिभाषित नहीं किया जा सकता और फिर पूरे देश में समस्या बनी रहेगी। तो ये वाला मॉडल भी लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर भारत में कौन सा मॉडल लागू किया गया? भारत में समकक्षता का मॉडल लागू किया गया और ये बात तय की गई कि भारत में राज्यों को और केंद्र को अलग अलग शक्तियां दी जाएंगी, अर्थात उनके सब्जेक्ट बांट दिए जाएंगे। जो केंद्र सूची के विषय हैं उन पे केंद्र कानून बनाएगा और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे राज्य कानून बनाएगा। इसलिए भारत में कैसा गवर्नमेंट का मॉडल आया? समकक्षता का। और समकक्षता में कौन सा? यूनियन गवर्नमेंट का। अर्थात यूनियन गवर्नमेंट कैसी होती है? यूनियन गवर्नमेंट ऐसी होती है, देखिए, इसमें केंद्र होगा और राज्य होगा, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो शक्तियों का बंटवारा का मतलब है ये ऐसे बनेगा, सेंटर, यानी कि आर के बाद ई आएगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें देखो, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, अर्थात इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है और इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो शक्तियों के केंद्रीकरण में और विकेंद्रीकरण में बस यही अंतर है कि जब शक्तियों को एक साथ एक जगह केंद्रित कर दिया जाए, किसके पास? या तो केंद्र के पास या राज्य के पास, और शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए केंद्र और राज्यों में अलग अलग। तो इसके अपने सब्जेक्ट हैं इस केंद्र की लिस्ट पे, जिसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, और इसके अपने सब्जेक्ट हैं राज्यों की लिस्ट पे, जिसे इससे स्टेट लिस्ट कहते हैं। अब सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट से अलग कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे कानून बनाने की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर इसे संघात्मक और महासंघात्मक में रखा गया है। कैसे? देखिए, संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है मिलकर बनने वाला गठबंधन। संघ लिखा है ना, संघ। तो भारत में अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? यूनियन है। अच्छा, ये भी संघ ही होता है, लेकिन इस संघ में और इस संघ में अंतर है। जैसे इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ तो है लेकिन यूनियन है, फेडरल नहीं है। ये वाला भाई, ये तो महासंघ है। महासंघ का मतलब क्या होता है? जब राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा हों। ऐसा नहीं है कि सारी शक्तियां राज्य के पास होंगी, नहीं। अब इसमें अवशिष्ट शक्ति जो आती हैं उनका ही खेल है। देखिए, जब शक्तियों को संविधान के द्वारा
केंद्र में जब शक्तियों को संविधान के द्वारा जब शक्तियों को संविधान के द्वारा केंद्र में और राज्यों में बांट दिया जाए, जब शक्तियों को संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाए, तो जब केंद्र और राज्यों में शक्तियां बट जाएंगी तो कुछ ऐसी शक्तियां बचेंगी जो लिस्ट में नहीं है, कुछ ऐसी शक्तियां बचेंगी जो लिस्ट में नहीं है। उन शक्तियों को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। देखिए यहां समझिए, मैंने ये लिखा था ना, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्ति, यानी कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, जो आने वाले समय में बन सकती है। कैसे बन सकती हैं? देखिए, ये रेसिडुअल पावर कौन सी पावर है? ये वे पावर हैं जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ, इसे ऐसे समझिए। जैसे इसको एक पेज और ले लेते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को समझिए पहले। अवशिष्ट शक्ति क्या है? अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति क्या है? देखिए 1950 में संविधान लागू हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। तो 1950 में संविधान लागू हुआ तो हमने दो लिस्ट बनाई, सेंटर की लिस्ट, हमने दो लिस्ट बनाई। कौन कौन सी? सेंटर की लिस्ट, हमने दो लिस्ट बनाई, सेंटर लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, एक और लिस्ट है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करते। हालांकि समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं और विवाद की स्थिति में किसकी बात मानी जाएगी? सेंटर की बात मानी जाएगी। वो अलग विषय है, उसे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी तक समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो दो लिस्ट बनी, एक सेंटर लिस्ट बनी और एक स्टेट लिस्ट बनी। सेंटर को कहा गया कि केवल अपनी लिस्ट पे कानून बनाइए और स्टेट को कहा गया कि आप अपनी लिस्ट पे कानून बनाइए। इनको कुछ अधिकारों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो जो शक्तियां बची हुई हैं, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, बची हुई कौन सी हैं? बची हुई वे शक्तियां हैं जो आने वाले समय में बन सकती हैं। कैसे बनती हैं आने वाले समय में? जैसे 1950 में, भाई 1950 में नेट तो नहीं था, 1950 में इंटरनेट तो था नहीं। तो जब इंटरनेट नहीं था तो किसी को यह भी नहीं पता था कि इसकी सूची बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं थी, 1950 में रोबोटिक्स तो नहीं थी, 1950 में नैनो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, 1950 में साइबर क्राइम तो नहीं था। तो ये क्या है? ये नई चीजें उभर कर आई ना आने वाले समय में। तो इसी प्रकार जब आने वाले समय में नई चीजें उभर कर आएंगी, नए विषय बनेंगे, तो उन्हें अवशिष्ट यानी बचे हुए विषय कहेंगे। यानी कि इन दोनों से बचकर जितने भी विषय बचे, इन दोनों से हटकर जितने भी विषय बचेंगे वे सारे किसके पास चले जाएंगे? वे सारे विषय चले जाएंगे केंद्र के पास। वे सारे विषय किसके पास चले जाएंगे? केंद्र के पास चले जाएंगे। वे सारे विषय किसके पास चले जाएंगे? केंद्र के पास। तो जब समझिए इसे, तो मैंने क्या कहा था कि इस यूनियन में, संघात्मक में, जब संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाए, जब संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाए, जब संविधान के द्वारा शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाए और अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दे दी जाए, और अवशिष्ट शक्ति किसको दे दी जाए? केंद्र को दे दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे यूनियन कहा जाता है। ऐसा मॉडल कौन सा है? भारत का मॉडल है। ऐसा मॉडल कौन सा है? भारत का। तो भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत एक संघ है। क्या है? यूनियन है। तो भारत एक यूनियन है, फेडरल नहीं है। हाँ, कौन फेडरल? भारत क्वाजी फेडरल है। भारत को कहीं कहीं क्वाजी फेडरल भी लिखा हुआ है, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल भी कह सकते हैं, अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक का मतलब है, देखो संघात्मक का मतलब होता है जब संघ से शक्ति बने और शक्ति का बंटवारा अधिक से अधिक हो जाए तो उसे संघ कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई आप भी हमारे से जुड़े, आप भी हमारे से जुड़े, आप भी हमसे जुड़े, तो सब जुड़ गए, संघ बन गया और सारी शक्तियां हमने सबको अलग अलग दे दी। तो जब शक्तियां संघ में
राज्यों के पास ज़्यादा होती हैं तो उन्हें फेडरल कहते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा केंद्रीकरण होता है, यानी कि शक्तियां बटी हुई तो हैं लेकिन थोड़ा सा केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो भारत संघ में राज्यों को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो फेडरल किसे कहते हैं, फेडरल में भी शक्तियां केंद्र और राज्य के पास बढ़ जाएंगी। फेडरल में भी शक्तियां किस किस के पास बढ़ जाएंगी, केंद्र के पास में और राज्यों के पास में। तो ये इसकी अपनी सेंट्रल लिस्ट होगी और इसकी स्टेट लिस्ट होगी। लेकिन फिर वही अवशिष्ट शक्ति की बात आई, तो इसमें अवशिष्ट शक्तियां कहाँ चली जाएंगी, राज्यों के पास में। इसमें अवशिष्ट शक्ति कहाँ चली गई, राज्यों के पास में। अर्थात जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जाती हैं, तो ऐसे मॉडल को फेडरल कहते हैं या महासंघात्मक कहते हैं। दुनिया में ऐसा मॉडल कौन सा है, यूएसए। दुनिया में ऐसा मॉडल कौन सा है, यूएसए। तो इसलिए दुनिया में जो महासंघात्मक सरकार है वो अमेरिका में पाई जाती है, और उसी मॉडल की जो यूनियन सरकार है वो भारत में पाई जाती है। तो ये कैसी सरकारें हैं, ये समकक्ष सरकारें हैं, और ये वाली ये अधीनस्थ सरकारें हैं। और इसमें कौन सा है, यूनिटरी और कॉन्फेडरल। यूनिटरी श्रीलंका में है, केंद्र और राज्य, केंद्र को अधिक शक्तियां, अधिक का मतलब सारी शक्ति केंद्र के पास में है, वो राज्यों को दे देता है समय समय पर, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ इसका उलट हो जाता है। लेकिन दुनिया में अच्छा जो संघ माना, अच्छी जो सरकारें मानी जाती हैं वे ये दो ही माने जाते हैं, दो प्रकार के लोकतंत्र में, कि या तो यूनियन हो या फेडरल हो। फेडरल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें राज्यों के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। भारत को फेडरल बनाया जा सकता था, ये अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जा सकती थी, लेकिन भारत इतना मैच्योर नहीं था जब आज़ाद हुआ था, तो इसलिए सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई जिससे संघ बना रहे। क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी होने के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। हमने डाइवर्सिटी के माध्यम से भारत को डाइवर्स होने की वजह से संघ तो बना लिया, लेकिन ये डर बना रहा कि अलग अलग नस्ल, भाषा और क्षेत्र के लोग कभी ऐसा ना हो कि कभी अंतर विरोध पैदा हो जाए और वो अपने को आज़ाद करने की कोशिश में देश के टुकड़े हो जाएं। इसलिए भारत को यूनियन बनाकर केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अधिकतर एक ही लगभग एक ही धर्म के और नस्ल के लोग हैं, तो इसलिए यहाँ ये वाला काम चल जाता है। भारत में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संविधान लिखने वालों को इस बात का पता था कि भारत संघ के सामने आने वाले समय में क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने सारी शक्तियां नहीं, अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी, केंद्र को दे दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकारें जो दो स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार की बताई हैं, अधीनस्थ और समकक्ष। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसकी अलग अलग परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट, इसे ऐसे समझिए, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, देखो इसे फिर से थोड़ा सही से लिख देते हैं। जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा, जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार हो, जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार हो कि सभी शक्ति केंद्र के पास हो, राज्यों को उसके अधीन कर दें, राज्यों को उसके अधीनस्थ कर दें, अधीनस्थ कर दिया जाए, अधीनस्थ कर दिया जाए। तो कौन सी क्या आ जाएगा बताओ, यूनिटरी, एकात्मक।
एकात्मक, अरे भाई सारी शक्तियां एक के पास दे दी तो एकात्मक हो गया ना। ठीक है, अब जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार हो कि, इसमें पेन चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि कैसे सभी शक्ति राज्यों को दे दी जाए, राज्यों को दे दी जाए, केंद्र कमजोर कर दिया जाए, केंद्र कमजोर हो जाए, या राज्यों पर डिपेंड करे वो केंद्र के पास कितनी शक्ति छोड़ती है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, कॉन्फेडरल परिसंघात्मक। देखिए जब हमारा प्लान आया था, स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, तो उस माउंटबेटन योजना में भारत को, उस लॉर्ड माउंटबेटन योजना में भारत को क्या बनाया गया था, भारत को ये वाला मॉडल देने की सिफारिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि भारत ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है कि लोग लड़ मरेंगे कुछ दिन में हमारे यहाँ से जाते ही। तो उन्होंने उसके पीछे की जो मंशा थी उनकी यही थी कि भारत को तोड़ दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने ये सिस्टम अपनाने की कोशिश करी और इसी की उन्होंने सिफारिश की थी माउंटबेटन योजना में कि भारत को कॉन्फेडरल परिसंघात्मक सरकार का बना के छोड़ दिया जाए। परिसंघात्मक का मतलब है कि सारी शक्ति राज्यों में अलग अलग बांट दो, तो जब शक्तियां राज्यों में अलग अलग बढ़ जाएंगी केंद्र ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, तो केंद्र कमजोर हो जाएगा तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत टूट टूट कर बिखर जाएगा और दोबारा से ब्रिटेन अपने हित के लिए उसे उपयोग कर सकता था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संविधान लिखने वालों ने इस बात की समझ थी कि उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और हमने अपने तरीके से संविधान को लिखकर अपना यूनियन स्ट्रक्चर को अपनाया। तो इसमें जो थर्ड वाला है, इसमें जो थर्ड वाला है उसे ऐसे समझिए, ये कैसे है, तो ये वाला कौन सा है, यूनियन, कि सारी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हो कि केंद्र और राज्यों में, केंद्र राज्यों में बांट दिया जाए और अवशिष्ट शक्ति किसके पास में हो, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में हो, केंद्र के पास में हो, तो इसे क्या कहेंगे, यूनियन। और नंबर 4, चौथा नंबर क्या आ जाएगा, चौथा नंबर क्या आ जाएगा, फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा कि जब संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार हो कि केंद्र और राज्य में शक्तियां अलग अलग बांट दी जाएं और अवशिष्ट शक्ति किसको दे दी जाए, और अवशिष्ट शक्ति राज्यों को दे दी जाए, तो गवर्नमेंट का ऐसा मॉडल या ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज और आपने समझा कि स्ट्रक्चर के आधार पर सरकारें कितने प्रकार की होती हैं। इसे देखिए ऐसे कि स्ट्रक्चर के आधार पर सरकारें कितने प्रकार की हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर सरकारें कितने प्रकार की हैं। देखिए ये पढ़ाना, सरकार बेस ऑन वर्क, बेस ऑन वर्क, वर्क के आधार पर, और बेस ऑन स्ट्रक्चर, बेस ऑन स्ट्रक्चर, बेस ऑन वर्क और बेस ऑन वर्क। देखो इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट और जॉइंट गवर्नमेंट, ये 5 प्रकार पढ़े थे। इस तरफ भी नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। इसमें ये 2 तो कैसे हैं, ये 2 हैं सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट, और ये 2 कैसे हैं, कोऑर्डिनेट। ये 2 कैसे हैं, कोऑर्डिनेट। तो सबोर्डिनेट में क्या है, सबोर्डिनेट में पहला क्या है बताओ, सबोर्डिनेट में पहला है यूनिटरी,
यूनिटरी और दूसरा है कॉन्फेडरल। दूसरा है कॉन्फेडरल और इसमें पहला क्या है, यूनियन, और दूसरा तीसरा चौथा क्या है, फेडरल। हो गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सरकारों के टाइप्स। तो अब आपकी समझ में पूरी तरीके से सरकारों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भारत में कौन सा मॉडल अपनाया गया है, यूनियन अपनाया गया है, और यूनियन क्यों अपनाया गया है हमने ये भी बता दिया आपको। तो इसके आधार पर वैसे मेंस में कोई ऐसा सवाल बनेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पीटी में बनेंगे इससे, और ये पूछा जा सकता है, हाँ बन सकता है, ये बन सकता है कि भारत में यूनियन स्ट्रक्चर को क्यों अपनाया गया है और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं पिछले 70-75 वर्षों में। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर भी ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुझे सही टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें सरकारों के स्ट्रक्चर के आधार पर उसमें आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यूनियन स्ट्रक्चर है, ठीक है, या निम्न में से कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगली क्लास में हम फिर इससे आगे की क्लास लेकर आएंगे और फिर से कुछ सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। और सरकारों का देखो, जैसे स्ट्रक्चर पढ़ा है एक सरकारों का, और स्ट्रक्चर के भारत की सरकार कैसी हो, अभी ये दुनिया की सरकारों के बारे में पढ़ा है, तो हम फिर पढ़ेंगे कि फिर भारत की जो यूनियन है, भारत की जो यूनियन है, संघ है या संघात्मक सरकार है, उसमें वो कैसी होनी चाहिए, वो संप्रभु होनी चाहिए, वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, वो गणतंत्र होना चाहिए, वो सोशलिस्ट होनी चाहिए, वो सेकुलर होनी चाहिए। तो इन शब्दों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो आने वाली क्लास में हम यही चर्चा करेंगे कि सरकार, भारतीय सरकार का स्ट्रक्चर क्या होगा। वही हमारे संविधान का भी स्ट्रक्चर है कि हमारा संविधान संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, और समाजवादी है, और पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको सब समझाते चलेंगे। तो पूरी प्रस्तावना आपके उंगलियों पर रट जाएगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। किस प्रकार हम न्याय की बात करें, किस प्रकार स्वतंत्रता की बात करेंगे, इससे पूरा समझाया जाएगा। प्रस्तावना आपके प्रियम्बल बिल्कुल फैक्ट क्लियर करे जाएंगे और कंसेप्ट के आधार पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।